एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये नया सेशन है आपके लिए। ये जो सेशन होने वाला है ये आपके लिए ज्योग्राफी का सेशन होगा। इस ज्योग्राफी के सेशन में हम लोग चैप्टर वाइज जो भी एमसीक्यूज होते हैं ज्योग्राफी में, वो सारे चैप्टर वाइज जो आते हैं वो सारे को हम लोग कवर करने वाले हैं। और ये जो आपका सेशन होने वाला है, ये पूरा सेशन ये सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। चाहे वो आपका सीएपीएफ-एससी का एग्जाम होगा, सीडीएस का एग्जाम होगा, ईपीएफओ का एग्जाम होगा। ईपीएफओ के एग्जाम के लिए हमारे पास बहुत सारा समय बच गया है, लेकिन एफकेट के एग्जाम के लिए बहुत कम समय है, तो इसीलिए मैंने इस सेशन को चालू किया है। एनडीए के एग्जाम के लिए कम समय बचा हुआ है, एसएससी के एग्जाम के लिए कम समय बचा हुआ है, सीपीओ के, तो मैंने इसको इसीलिए स्टार्ट किया है क्योंकि ये सारे रिसेंट एग्जाम है हमारे लिए। और ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आते हैं वो सीएपीएफ वगैरह के एग्जाम में कभी कभी 30 क्वेश्चन तक चले जाते हैं, तो इसलिए मैंने सेशन को स्टार्ट किया है। आज के सेशन में हम लोग यूनिवर्स, याद कीजिएगा, केवल यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सौर मंडल को नहीं देखे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सौर मंडल को कवर नहीं करने वाले हैं, केवल ब्रह्मांड के से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है उसको कवर करेंगे। सौर मंडल को हम लोग अलग से कवर करेंगे। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज को शेयर कीजिए, क्योंकि ये पहला ऐसा चैनल है जो आपको हिंदी में कंटेंट अवेलेबल करवाता है, ठीक है। और वैसे एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हिंदी मीडियम है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, क्योंकि आज ये पहला क्लास है ज्योग्राफी सेशन का। तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज के तरफ। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसने इस सिद्धांत को मान्यता दिया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने इस सिद्धांत को मान्यता दिया था कि ब्रह्मांड का जो केंद्र है, ठीक है, उसमें सूर्य है। पूरे को आप ऐसे ब्रह्मांड मान लीजिए और उसका जो केंद्र होगा, ठीक है, इसमें आपका सूर्य होगा, ठीक है। किसने ये सिद्धांत दिया था? तो क्या वर्ड्स दिए हुए थे, या फिर क्लॉडियस टैमली दिए हुए थे, या कोपरनिकस दिए थे, या इनमें से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया हुआ है। तो ऐसे आप मान लीजिए कि ये पूरा ब्रह्मांड हो गया और इसका जो केंद्र है इसमें हमारा सूर्य होगा। और ये जो सिद्धांत दिए थे ये कोपरनिकस दिए थे, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका गौ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष पिंडों का अध्ययन किया था? ठीक है, सपोज दैट ये हमारा दूरबीन हो गया, ठीक है, ये दूरबीन हो गया, आप ऐसे समझ लो इसको, ये दूरबीन हो गया। तो इसकी सहायता से जो अंतरिक्ष में ये छोटे छोटे पिंड होंगे, इसका अध्ययन किसने किया था? इस दूरबीन की सहायता से इसका अध्ययन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका गैलीलियो गैली हो जाएगा। गैलीलियो गैली ने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्षीय पिंडों का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसके सिद्धांत को बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और बिग बैंग सिद्धांत पे ही पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को माना गया हुआ है, तो इस सिद्धांत को जानना जरूरी है। लेकिन इस सिद्धांत को किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ख हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने, अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने इस सिद्धांत को दिया था, बिग बैंग के सिद्धांत को। अब ये बिग बैंग का सिद्धांत है क्या? तो बिग बैंग का सिद्धांत क्या है कि पहले जो पूरे ब्रह्मांड थी ये छोटा सा एक पार्ट था। बाद में इसके अंदर एक ब्लास्ट होता है और इसके सारे पार्ट ऐसे 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 चारों तरफ फैल जाते हैं, ठीक है। और ये एक निश्चित सीमा तक फैलेगी, एक निश्चित सीमा तक फैलेगी। आज भी इसके अंदर जो है वो फैलाव होता जा रहा है, ठीक है। ये जो फैलाव है ये चारों तरफ अभी भी होता जा रहा है। इसको ऐसे समझना, ये फैलाव होता जा रहा है। एक दिन ऐसा समय आएगा जब इसका फैलाव होना बंद हो जाएगा और फिर ये अपने तरफ मुड़ना स्टार्ट करेगी, ठीक है। ये अपने तरफ मुड़ना स्टार्ट करेगी और आकर के ये फिर से एक जगह इकट्ठा होगी और फिर ब्लास्ट होगा और फिर एक बार उत्पत्ति होगी ब्रह्मांड की। तो ये सिद्धांत जो दिया था वो अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारे आकाश गंगा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका बता दें कि हमारी जो आकाश गंगा है, ठीक है, तो इसका जो आकार है वो सर्पिलाकार है। पहले इसका आकार कैसा है? तो इसका आकार जो है वो सर्पिलाकार है। दूसरा, आपसे आपका जो है कथन सत्य के बारे में पूछ रहा है, तो मैंने ऐसे ही पहले बताया कि इसका जो आकार है वो तो ऑलरेडी सर्पिलाकार है ही। लेकिन आर्यन नेबुला, इसको आप आर्यन, यहाँ से आर्यन कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आर्यन कर लीजिएगा। आर्यन नेबुला जो है वो इसका सबसे शीतल तारा है। और तीसरा जो है कि निकट के सबसे सूर्य का जो सबसे निकटतम तारा है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी है जो सूर्य से कई गुना ज्यादा तेज है, ठीक है। तेज है मीन्स कि सूर्य से कई गुना ज्यादा इसके अंदर प्रकाश है।
तो इसमें पूछा गया है कि आपसे सत्य कथन कौन सा है, तो हमें नहीं लगता कि इसमें कोई गलत है। राइट आंसर इसका आपका घ हो जाएगा, एक दो और तीन। इसमें आप देखिए क्वेश्चन में ऑप्शन के आंसर कैसे दिए गए हुए हैं, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपसे एग्जाम में ज्यादा टाइम लेने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चनों पे भी हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा तारा उत्तरी गोलार्ध में एक ही स्थान पर दिखाई देता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो ध्रुव तारा होता है, ठीक है, ये जो ध्रुव तारा है ये कभी भी उत्तरी गोलार्ध में ही दिखाई देता है। ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, तो ये एक ध्रुव तारा है। सबसे पहले तो ये एक ध्रुव तारा है, और ध्रुव तारा जो होता है वो उत्तर में दिखाई देता है और एक ही स्थान पे दिखाई देता है। इसको आप कहीं से देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, ये जो तारा होगा, ठीक है, ये जो स्टार है, ये आप कहीं से देखिएगा इसको तो एक ही स्थान पे दिखाई देता है। और यहाँ जो आपको ऑप्शन दिया गया हुआ है उसमें से M30 ग्लोब क्लस्टर जो है वो एक ऐसा तारा है जो जो उत्तरी गोलार्ध में है और वो एक ही स्थान पे दिखाई देता है। क्योंकि मैंने पहले बताया कि उत्तरी गोलार्ध पर कोई भी तारा होता है वो एक ही स्थान पे दिखाई देता है, चाहे आप उसको कहीं से देखिए, पूरे आप पृथ्वी में कहीं से देखिएगा वो एक ही जगह पे दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ब्रह्मांड वर्ष किसको बोला जाता है? अब आप एक वर्ष 365 दिन को बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक वर्ष 365 दिन को बोलते हैं। तो अगर आप इसको देखें तो आप क्या करते हैं कि पूरे जो आपका साल होता है वो पूरे साल से आप इसको क्या करते हैं कि गुना कर लेते हैं उसके दिनों से, तो वो आपका आ जाता है 30 या फिर 31 से जो होता है वो आपका चला जाएगा पूरे 365 दिन के लिए। सेम उसी तरीके से पूछा गया है आपसे कि एक ब्रह्मांड वर्ष किसको बोला जाता है। तो अब मान लिया कि ये सूर्य है, ठीक है, और सूर्य जिस मंदाकिनी के ऊपर है, ठीक है, इसका जैसे ही वो पूरा चक्कर लगाता है, ठीक है, इसका जैसे ही वो पूरा चक्कर लगाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि वो एक एक ब्रह्मांड वर्ष हो गया, ठीक है, एक ब्रह्मांड वर्ष। तो सूर्य का मंदाकिनी के नाभि का एक चक्कर लगाना, मीन सूर्य जो है वो पूरे मंदाकिनी के नाभि का एक चक्कर लगाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक ब्रह्मांड वर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है ये ये क्वेश्चन जो है वो आपका CAPF, ठीक है, CAPF और CDS वगैरह एग्जाम, फिर FCAT, आपका जो FCAT है, ये सारे एग्जाम जो UPSC कंडक्ट करती है, ठीक है, UPSC जो कंडक्ट करती है, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि आपने पूरे चैप्टर के अंदर से कितना अध्ययन किया है। तो इसको क्लियर करना है हम लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि इतना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि एग्जाम में गलती नहीं होगा, और सेम चीज कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आपके सपोर्ट की जरूरत है हमारे चैनल को। आपके सपोर्ट की इसलिए जरूरत है हमारे चैनल को क्योंकि ये चैनल जो है वो बिल्कुल नया है, और आप अगर इसको सपोर्ट कीजिएगा तभी ये चैनल जितना हो सके आगे बढ़ेगा। तो प्लीज इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तारों की उत्पत्ति का सही क्रम कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारों की उत्पत्ति जो होती है वो आखिर इसका जो क्रम होगा वो क्रम सही कौन सा है, तो इसको हम लोगों को देखना है। तो आपके पास जो ऑप्शन है, पहला वो है रक्त दानव, दूसरा है सुपरनोवा, तीसरा है श्वेत वामन और चौथा है पल्सर। ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है। दूसरे में है पल्सर, श्वेत वामन, सुपरनोवा और रक्त दानव। तीसरे में है पल्सर, सुपरनोवा, श्वेत वामन, रक्त दानव और इनमें से कोई नहीं। तो अब आपको बताते हैं हम लोग कि तारों की जो उत्पत्ति होती है वो हाइड्रोजन का हीलियम में चेंज होने से होते रहता है ये, ठीक है, उसके केंद्र में हाइड्रोजन का हीलियम में चेंज होना होता है। अब क्या होता है कि एक ऐसा समय आता है कि इसके केंद्र से हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा खत्म हो जाती है, ठीक है, तो केंद्र से खत्म हो गई, लेकिन ऊपर वाले भाग में क्या है कि हाइड्रोजन और हीलियम रहता है, तो ये फूल जाता है। जैसे ही ये फूलता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये रक्त दानव है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि अब यहाँ से भी सारे हाइड्रोजन और हीलियम खत्म हो गए होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है कि एक बार भयंकर तरीके से ब्लास्ट करता है, जैसे आपका वो हुआ था, ठीक है, बिग बैंग का सिद्धांत था, सेम उसी तरीके से इसमें ब्लास्ट हो जाता है। और ब्लास्ट होने के बाद क्या होता है कि इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो वैसे टुकड़े जिसमें क्या होता है कि फिर से हाइड्रोजन और हीलियम नहीं होते, तो ये श्वेत वामन कहलाता है। और इसका जो केंद्र बच जाता है, ब्लास्ट होने के बाद इसका केंद्र बच जाता है, ये जो केंद्र होगा ये हमारा बोला जाएगा पल्सर, ठीक है, ये हमारा बोला जाएगा पल्सर। क्योंकि ये क्या होता है कि इतनी भयंकर तरीके से ये घूमता है, चक्कर लगाता है कि इससे जो है
वो ऊर्जा निकलती है, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये पल्सर है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। न्यूट्रॉन तारों की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने इसलिए कवर किया है सारे क्वेश्चन को। जो भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल पूछे जाते हैं वो सारे को ही कवर किया जा रहा है, क्योंकि अभी हमारे एग्जाम का बहुत कम समय बचा हुआ है। तो हमें उतना क्वेश्चन करके जाना है जितना कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीएपीएफ का एग्जाम हो, ठीक है, चाहे वो सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एफकेट वगैरह का जो भी एसएससी जीडी जितने एग्जाम होते हैं सारे के लिए मैंने इसको कवर किया है। इसका राइट आंसर जॉकलिन वेल हो जाएगा। जॉकलिन वेल ने न्यूट्रॉन तारों की खोज की थी और न्यूट्रॉन तारे जो होते हैं वो बहुत स्पीड में घूर्णन करते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन निहारिका के संबंध में गलत है? ऑप्शन नंबर ए है कि इसका निर्माण गैस और धूलकण से हुआ है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। निहारिका जो होती है उसका निर्माण धूलकण और गैस से ही हुआ होता है, लेकिन इसका जो चमक है वो अपना नहीं होता है, ठीक है। ये अगल बगल वाले जो तारे होते हैं, अगल बगल के इसके जितने तारे होते हैं, ये सारे से ये चमक लेती है, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए इसकी अपनी चमक नहीं होती है, तो ये ऑप्शन इसका गलत है। और पृथ्वी के निकटतम जो निहारिका है उसका नाम एंड्रोमेडा है और अंतरिक्ष की सबसे निकटतम निहारिका जो है उसका नाम ऑरियन स्वार्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये आपका जो एरावत पथ है उसमें ये आता है, ठीक है। तो इसलिए इसको याद करके रखना जरूरी है, आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसको कवर कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी निहारिका एरावत पथ में आती है? ठीक है, एरावत पथ में आती है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही निहारिका पथ में आती है। आपने देखा था पिछले वाले में भी मैंने आपको बताया है, इस वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि ये जो है अंतरिक्ष के सबसे निकटतम निहारिका ऑरियन स्वार्ड है, ठीक है, और यही निहारिका पथ में आती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। इसको याद कीजिए। बहुत कुछ ऐसे फैक्ट्स है ज्योग्राफी के जिसको याद ही करना पड़ता है, आप इसके लिए कोई ट्रिक यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन देखना यह है कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो हम बस वही क्वेश्चंस आपको कवर करवा रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो अब इतना तो आप याद कर ही सकते हैं अगर एग्जाम क्रैक करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले का लोनार झील किसका उदाहरण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है उल्का तापीय क्रेटर का उदाहरण है। एक्चुअली में क्या होता है कि तारों का जो टूटना होता है, ठीक है, उसी को हम लोग उल्का बोलते हैं। लेकिन एक मिनट, तारों का जो टूटना होता है उसी को हम लोग उल्का बोलते हैं। और क्या होता है कि यहाँ पे बहुत जो तारे टूट जाते हैं उसको हम लोग उल्का बोलते हैं, और जो तारे नहीं टूटते हैं उसको हम लोग उल्का पिंड बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग उल्का पिंड बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग उल्का पिंड बोलते हैं। तो ये तारे जो नहीं टूटते वो डायरेक्ट जमीन के नीचे आते हैं और वो गड्ढा बनाते हैं, या फिर इतने नीचे तक चले जाते हैं कि वो सतह पे चले जाते हैं। सतह पे तो आते ही हैं और नीचे जाकर के वो जल के स्तर तक चले जाते हैं जहां से झील का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही जो आपका ये है, ये महाराष्ट्र का जो बुल्ढाना जिले का लोनार झील है, यह उल्का तापीय क्रेटर झील का एक उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना है इसको। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत रिपीट करके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा कथन क्षुद्र ग्रह के संबंध में सत्य है? तो इसका जो इस पहला ऑप्शन देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन है कि हंगुरियास पृथ्वी का चक्कर लगाता है। दूसरा है कि हिल्डास शनि का उपग्रह है। और तीसरा जो है वो ट्रोजन्स क्षुद्र ग्रह का समूह है, जो, ठीक है, आप इसको जो कर लीजिएगा, आप इसको जो कर लीजिए, जो बृहस्पति की गति से सूर्य का चक्कर लगाता है और इनमें से कोई नहीं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि क्षुद्र ग्रह के संबंध में कौन सा सत्य है। तो एक ट्रोजन्स क्षुद्र ग्रह जो है, ठीक है, ट्रोजन्स क्षुद्र ग्रह, ये तो सूर्य है, इसके बगल में बृहस्पति है, और इसी के साथ क्या करता है कि ये ट्रोजन्स क्षुद्र ग्रह जो है, ठीक है, ये चक्कर लगाता है। जैसे जैसे ये चक्कर लगाएगा वैसे वैसे ये चक्कर लगाएगा, ठीक है, ये चक्कर लगाएगा, ऐसे है ऐसे करके ये भी चक्कर लगाता है उसी के पथ पे रहते हुए, ठीक है। तो इसीलिए ट्रोजन्स क्षुद्र ग्रह का जो क्षुद्र ग्रह का एक समूह है जो बृहस्पति की गति के साथ सूर्य का चक्कर लगाता है। तो ये राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लूटो साइट किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 बार पूछा गया हुआ है।
तो इसको याद कर लेना ही जरूरी है, इसलिए कि ये जो है वो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आपके एसएससी के एग्जाम में तो जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन अगर एसएससी में पूछा गया है तो ये सीडीएस में नहीं पूछा जाएगा, जरूरी नहीं है कि ये एफकैट में नहीं पूछा जाएगा, जरूरी नहीं है कि ये सीडीएस में नहीं पूछा जाएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। वरुण ग्रह जो है, ठीक है, उसके बाद उससे सपोज दैट ये वरुण ग्रह है और इसके बाद जितने भी ग्रह आएंगे ये सारे को हम लोग क्या करेंगे कि प्लूटो साइड में रखेंगे, ठीक है, प्लूटो साइड की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके बाद जितने भी ग्रह आएंगे सेम प्लूटो को भी इसी के अंदर रखा गया हुआ है, ठीक है ना। दूर स्थित जो गोलाकार वस्तु है जिसमें गुरुत्वाकर्षण के साथ चमक होगी वो सारे को हम लोग क्या करेंगे कि प्लूटो साइड में रखेंगे, ठीक है। तो ये सपोज दैट वरुण है, वरुण के बाद जितने भी गोल आकार की वस्तुएं होंगी जिसमें गुरुत्वाकर्षण होंगी और साथ साथ उसके चमक होंगी, ठीक है, इसके साथ साथ इसमें जो चमक होंगी ल्यूमिनस होगा इसके अंदर, ये सारे को हम लोग बोलेंगे कि ये प्लूटो साइट है। तो ये इसमें दो फैक्ट्स याद करना है, एक तो जो है वरुण ग्रह के बाद जितने भी ये जो है वो वरुण होगा और इसके बाद से जितने ए बी सी डी ई जितने भी होंगे ये छोटे आकार के या फिर बड़े आकार के वस्तु जिसके अंदर गुरुत्वाकर्षण होगी और उसके साथ चमक होगा, ये सारे को हम लोग बोलेंगे कि ये प्लूटो साइट है, ठीक है, ये प्लूटो साइट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था इसके लिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। आज हम लोग ब्रह्मांड से रिलेटेड जो ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो सारे को आज हम लोग कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट डे हम लोग सौर मंडल पढ़ेंगे, ठीक है, सौर मंडल के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये चैनल एक्चुअली में नया है तो आपके सपोर्ट की जरूरत है, आप वैसे वीडियोस को अंत तक जरूर देखिए और अगर अच्छा लगता है तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और जरूर आप वीडियोस को शेयर कीजिएगा, आप जहां तक शेयर कर सके। तो ये था आज के वीडियो के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।